Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a very important topic for prelims, that is center-state relations. Center-state relations can be studied under three heads, that is legislative relations, administrative relations and financial relations. In our today's video, we are going to discuss legislative relations between center and states. Legislative relations are studied under Article 245 to 255 in Part 11th of the Constitution. There are four aspects of center-state legislative relations. Number 1, territorial extent of center and state legislation. Number 2, distribution of legislative subjects. 3, parliamentary legislation in state field. And 4th, center's control over state legislation. Now, coming to our first aspect, territorial extent of central and state legislation. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव पावर्स की टेरिटोरियल लिमिट्स को डिफाइन किया गया है, जो कि सेंटर और स्टेट्स में वेस्टेड हैं। उनको दो तरीके से डिफाइन किया गया है। पहला, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट जो है वो पूरे स्टेट के लिए या उसके किसी एक पार्ट के लिए लॉ बना सकता है। और दूसरा है, पार्लियामेंट कैन अलोन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन का मतलब है जो इंडियंस इंडिया के बाहर रहते हैं, बाहर कमाई करने जाते हैं, उनके लिए लॉज वगैरह की जब ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी पार्लियामेंट अकेले ही लॉज बना सकता है। और कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं। द लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट अप्लीकेबल इन फॉलोइंग एरियाज। इन तीन एरियाज में पार्लियामेंट के लॉज अप्लीकेबल नहीं होंगे। पहला, प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस फॉर यूनियन टेरिटोरीज। पार्लियामेंट जो है वो यूनियन टेरिटोरीज के लिए लॉ नहीं बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा। दूसरा, गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरियाज में पार्लियामेंट का एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ऐसा गवर्नर के पास पावर दी गई है। और गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट का ही एक एजेंट के रूप में काम करता है। एंड नंबर थर्ड, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज में भी पार्लियामेंट का एक्ट नहीं काम करता है, जहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं उधर मिजोरम साइड तरफ। अब इसके अगले एस्पेक्ट की बात करते हैं तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट की व्यवस्था की है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, और वो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट्स हैं और ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे। स्टेट लिस्ट में इस समय 61 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे। और वहीं पर कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो इस समय इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं एंड ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। और जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं मैटर्स, उन पे जो लॉज बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। हमारे यहाँ यूएस में यही पावर, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स की पावर जो है वो उन पे लॉज बनाने की पावर स्टेट्स के पास है। और वहीं कनाडा में रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पे जो लॉज बनते हैं उसकी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थ्री फोल्ड इन्यूमरेशन किया गया था, या पावर्स का डिवीजन 3 लिस्ट में किया गया था, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। और इस एक्ट के अंडर जो रेजिडुअरी पावर्स थी वो ना ही लेजिस्लेचर को दी गई थी, ना ही उसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दी गई थी, बल्कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी गई थी। लेकिन हमारे यहाँ जो ये लिस्ट बनी है, इनकी जो रेजिडुअरी पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, और हम कनाडा का जो है वो मॉडल फॉलो करते हैं इस मामले में। अब हम इसके अगले एस्पेक्ट की बात करें तो वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड्स है। इसमें 5 कंडीशंस होती हैं जब पार्लियामेंट जो है वो स्टेट के मैटर्स पे लॉ बनाता है। पहला, व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन। जब राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करता है पर्टिकुलर मैटर पे, जिसमें 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी से जो भी प्रेजेंट होते हैं उसमें राज्यसभा में और वोटिंग करते हैं तो उनकी मेजोरिटी 2/3 होनी चाहिए। तब जो है वो राज्यसभा पार्लियामेंट को ये बोलता है कि आप किसी भी स्टेट मैटर पे लॉ बनाओ। और इनका जो लॉ होता है उसके जो टेन्योर होता है वो 1 साल का होता है। अगर राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे अपना लॉ बनाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो स्टेट्स हैं वो उस सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना पाएंगे। लेकिन जब दोनों लॉ बनाएंगे तो जो सेंटर का लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा। नेशनल इमरजेंसी के टाइम में भी जो है पार्लियामेंट स्टेट मैटर्स पर लॉ बना सकता है। और उसके बाद में जब 2 या मोर देन 2 स्टेट्स रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट से, तो भी पार्लियामेंट जो है वो स्टेट के लिए लॉज बना सकता है। और हमारा जो
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, वो इसी रिक्वेस्ट पर बनाया गया था। और दूसरा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 जो है वो भी ऐसे ही बनाया गया था। और अगली जो कंडीशन वो है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो पार्लियामेंट है वो स्टेट मैटर्स पर भी लॉ बना सकता है। एंड ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल के टाइम में भी पार्लियामेंट जो है वो स्टेट मैटर्स पे लॉ बना सकता है, क्योंकि तब जो है वो पार्लियामेंट ही सुप्रीम हो जाता है और स्टेट जो है वो उसका रोल कम हो जाता है। हमारा अगला जो एस्पेक्ट है वो है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को इन 3 तरीकों से एम्पावर किया हुआ है जिससे कि वो स्टेट लेजिस्लेशन पर कंट्रोल कर सकें। पहला, द गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर जो है वो सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स को अपने पास रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, और ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर ही होता है। दूसरा है, बिल्स ऑन सर्टेन मैटर्स एन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कुछ ऐसे बिल्स भी होते हैं स्टेट लिस्ट में जिनको असेंबली में पास करने के लिए, असेंबली में इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले जो है वो प्रेसिडेंट का सैंक्शन लेना पड़ता है या प्रेसिडेंट से ऑलरेडी एडवांस में परमिशन लेनी पड़ती है। और जो अगला है वो प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को बोल सकता है या स्टेट्स को बोल सकता है कि वो मनी बिल्स को रिजर्व कर लें या अदर फाइनेंशियल बिल्स हैं वो भी रिजर्व कर लें जो स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, द पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। स्टेटमेंट नंबर 2, प्रेसिडेंट empowers द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर enumerated इन द स्टेट लिस्ट। जो प्रेसिडेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो स्टेट लिस्ट में कोई भी मैटर जो इन्यूमरेटेड है या जो उसमें दिया गया है उस पर लॉ बनाए। स्टेटमेंट नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड द पावर्स टू मेक लॉज ऑन रेजिडुअरी सब्जेक्ट इज वेस्टेड इन सेंटर। स्टेटमेंट नंबर 4, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टेट वेयर इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। प्रेसिडेंट रूल के टाइम में ऐसा कानून जो पार्लियामेंट बनाता है कि जहाँ पे इमरजेंसी लागू हो उस स्टेट में, तो वो जो लॉ है वो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल को खत्म होने के बाद लॉ जो है वो उस स्टेट में ऑपरेटिव रहेगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe our channel for more interesting videos. Keep studying, stay blessed. Have a good day ahead.